Today we are going to discuss few short questions from chapter number 25. The first one, that is biosphere. It is also known as ecosphere. What is biosphere, dear students? The whole world's ecosystem where life can exist. It includes lithosphere means land, atmosphere means air, and hydrosphere means water, which are inhabited are populated by the organisms are collectively called biosphere. It means that this is the area around the earth. You can say that it is a range around the earth where life may exist. तो हम इसको रेंज को कह सकते हैं कि ये सारी रेंज जो है ना वो बायोस्फीयर है. इट इज़ द लार्जेस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम एक्सटेंडिंग अबाउट 8 to 10 kilometer in the atmosphere above the earth and the equal distance in the ocean depth. It means that its range is uh, about from 16 to 20 किलोमीटर टोटल. अगर हम इसको देखें ना, यानी कि अगर 8 to 10 किलोमीटर अबव द लैंड है, अबव द अर्थ है, तो सेम डिस्टेंस वो कह रहा है कि वो डेप्थ है इन दी ओशन. तो इसकी जो टोटल रेंज हो जाएगी वो है कितनी बला, 16 to 20 किलोमीटर. तो ये बेटे हैं जी बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर हम ये कह सकते हैं कि ये विद रेफरेंस टू, अगर हम अर्थ के लिहाज से देखें तो ये अर्थ के इर्द गिर्द एक वो रेंज है जहाँ पे लाइफ जो एग्जिस्ट कर सकती है, जहाँ पे ऑक्सीजन की रेंज मौजूद है. तो इसको हम बायोस्फीयर का नाम देते हैं. इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जी, व्हाट इज़ हैबिटेट? इट इज़ स्पेसिफिक लोकेलिटी. इट मीन्स दैट द स्पेसिफिक एरिया where an organism can exist along with there are some specific environmental conditions which an organisms can adopt. The specific locality with its particular set of environmental conditions in which organisms lives is known as a habitat. The example of habitats are seashore, ponds and deserts. इसके अलावा आप फॉरेस्ट के एग्जांपल दे सकते हैं और भी एग्जांपल दे सकते हैं जहाँ पे कोई जानदार एग्जिस्ट करता है. तो हर जानदार की अपनी स्ट्रक्चर या उसकी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग उसकी जो है ना वो डिफरेंट लोकेलिटी होती है. हर जानदार का अपना एक स्पेसिफिक हैबिटेट होता है. जिस कंडीशंस को जिन कंडीशंस को कोई जानदार अडेप्ट कर लेता है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना वो हैबिटेट भी बना लेता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अगेन विद रेफरेंस टू चैप्टर 25. तो इसमें ये जो पहला हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है बायोस्फीयर और ये हैबिटेट, ये दोनों में डिफरेंस भी क्वेश्चन में आ जाता होता है अक्सर. द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज़ इकोलॉजिकल निश. इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. इट इज़ in a habitat the different organisms have different way of life, food, relations with the other organisms. But in case of ecological niche, तो इसमें हम देखते हैं कि दो साइंटिस्ट थे. एक का नाम है चार्ल्स एल्टन, द सेकंड वन दैट इज चार्ल्स एल्टन था और दूसरा था जोसेफ ग्राइनल. तो इन्होंने दोनों ने अलग अलग से डेफिनेशन लिखी हुई है, चार्ल्स एल्टन एंड जोसेफ ग्राइनल. द फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स एल्टन, द फंक्शनल रोल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द कम्युनिटी determined by its nutritional requirements, habits, behavior, etc., is termed as ecological niche or niche. The specific niche is the species occupation. तो चार्ल्स एल्टन इसको इस तरह से डिफाइन कर रहा है कि ये जो फंक्शनल रोल है किसी जानदार का इकोसिस्टम के अंदर, मसलन प्लांट्स हैं, what they are performing in their environment, what they are performing their role in the environment. It means that they are synthesizing the food for the others. तो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं वो दूसरों के लिए डेफिनेटली खुराक तैयार कर रहे हैं, लिहाजा जो उनका रोल है वो फूड को प्रिपरेशन करना है, ये उनकी निश है. मतलब एक कार्निवोर है, वो कार्निवोर का रोल क्या है, वो प्रीडेटर्स के तौर पर काम कर रहा है. तो इट मीन्स दैट उसका रोल एज अ प्रीडेटर है. तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये स्पीशीज़ का ऑक्यूपेशन है, यानी कि वो जो काम कर रही है स्पीशीज़ इकोसिस्टम के अंदर, उसकी जो जॉब है, उसका जो रोल है, उसका जो ऑक्यूपेशन है, वो सारा इसमें हम इसको जो है ना वो उसकी निश में ही कंसिडर करेंगे. द नेक्स्ट वन दैट इज़ जोसेफ ग्राइनर, एन अमेरिकन ornithologist. Ornithologist, the biologist will study birds.
तो ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं हम वो ऐसा साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो कि बर्ड्स के बारे में स्टडी करता है। 1917 the first proposed the term niche in ecology. Niche is an ultimate distributional unit. The physical structure and physiological limitations restrained a species in this distributional unit. So it means that niche is the ultimate distributional unit. इसने उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में डिफाइन किया है कि किसी स्पीशीज़ या किसी जानदार की फिज़िकल स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजी की वजह से, यानी कि उसकी मार्फोलॉजी और उसकी फिजियोलॉजी, उसके स्ट्रक्चर और उसके बॉडी के फंक्शन की वजह से कोई जानदार किसी इकोसिस्टम के अंदर किसी ख़ास रेंज में रहने में जो मजबूर होता है, उसकी ये फिज़िकल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी को हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, निश कहेंगे। यानी कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक फ़िश है, जो फ़िश है वो वाटर से बाहर नहीं आती, तो उसकी जो निश है वो उसको वाटर से बाहर नहीं एग्जिस्ट करने देगी, तो क्योंकि उसकी फ़िज़िकल स्ट्रक्चर और उसकी फिजियोलॉजी ने उसको लिमिटाइज कर दिया है कि वो वाटर के अंदर ही एग्जिस्ट करे। ऐसे ही हर जानदार की एक टेरिटरी है, वो उसके अंदर ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना जी। तो जैसे कुछ जानवर ऐसे हैं जो फॉरेस्ट में ही एग्जिस्ट करते हैं, वो फॉरेस्ट से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर या उनकी फिजियोलॉजी इस तरह की है कि वो वहाँ से उस रेंज से बाहर नहीं आएंगे। तो इस तरह से उसने डिफाइन किया कि किसी जानदार की फिजिकल स्ट्रक्चर या उसकी फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस की वजह से वो रिस्ट्रेन रह जाता है, वो लिमिटाइज रह जाता है किसी इकोसिस्टम के अंदर। तो दैट्स वाई इट इज़ एन अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट। तो ये जोसेफ ग्रैनल के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है। तो लिहाजा अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेटली वो साथ में रेफरेंस भी देगा कि डिफाइन निश विद रेफरेंस टू जोसेफ ग्रैनल और चार्ल्स एल्टन। द नेक्स्ट characteristics of niche are attributes of niche. The niche is particularly concerned with the attributes. Number 1, फीडिंग हैबिट्स। तो इसमें ज़ाहिर है किसी निश में ये भी शामिल है कि वो किस तरह के जानदार है, वो उसकी फीडिंग हैबिट्स कैसी हैं, वो प्रोड्यूसर है, वो एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर रहा है, वो प्रीडेटर है, वो कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, वो सेकेंडरी है, वो टर्शरी है, वो डिकम्पोज़र है। तो ये सारी फीडिंग हैबिट्स भी इस निश में शामिल होंगी। द रोल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ विद एन इकोसिस्टम, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं निश को कि किसी जानदार का इकोसिस्टम के अंदर जो ख़ास रोल है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स इंट्रैक्शंस एंड बिहेवियर, तो हम ये भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि किसी जानदार का जो इकोसिस्टम के अंदर इंट्रैक्शन किस तरह का है। मसलन बाज़ प्रीडेशन का, प्रीडेटर और प्रे का इंट्रैक्शन होता है। सिम्बायोसिस में आप देखते हैं कि उसमें म्यूचुअलिज्म भी आ जाता है, कमेंसलिज्म भी आ जाता है। इकोलॉजिकल निश with a habitat also specify how the organisms gets its supply of energy। तो इसमें ये भी आ जाता है कि जानदार एनर्जी कैसे गेन कर रहा है और इसमें मटेरियल्स कैसे गेन कर रहा है, मटेरियल, एनर्जी और मटेरियल दोनों। तो ये भी इसमें इंक्लूड होगा, एनर्जी एंड मटेरियल। फॉर एग्जांपल प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड कंपटीशन भी आप कंपटीशन इसमें शामिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दैट इज़ द ऑल फिजिकल एनवायरनमेंट फैक्टर्स नेसेसरी फॉर सर्वाइवल सच एज रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो निश में ये भी शामिल उसने कर दिया है कि इसमें ज़ाहिर है वो किसी जानदार के सर्वाइवल के लिए भी जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो भी निश में इंक्लूड होंगी, जैसे टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड pH ऑफ द वाटर एंड सॉइल एक्सेट्रा। तो ये भी इसमें आप समझें कि निश का पार्ट ही होंगी, तो निश के ये करैक्टरिस्टिक्स में शामिल होगा। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स थे आज के शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें हमने बायोस्फीयर को डिस्कस किया है, बायोस्फीयर की रेंज को डिस्कस किया, हमने हैबिटेट को डिस्कस किया, निश की हमने डेफिनेशन देखी विद रेफरेंस टू चार्ल्स एल्टन एंड जोसेफ ग्रैनल, एंड वी आल्सो हैज़ डिस्कस सम एट्रीब्यूट्स ऑफ निश। तो ये बेटे आपने एट्रीब्यूट्स को अलग से याद करना है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ऑर्टिकोलॉजी और फिर साइनोकोलॉजी, फिर इंशाल्लाह हम दोनों बायोटिक और एबायोटिक सिस्टम के दरमियान में कंपैरिजन में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।